अब तक आपने सुना कि नैना के ऊपर उसका जेठ भी बुरी नज़र रखता है और नैना को अपनी हवस का शिकार बना लेता है। अब आगे। आज नैना ने निश्चय कर चुकी थी कि वो अपने पति पंकज को सब कुछ बता देगी। शाम हो चुकी थी पर नैना के जीवन में तो रात हो चुकी थी। अंधेरा ही अंधेरा था। जय आ चुका था। पंकज ने उसे अपने यहाँ काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ उसे घर भेज दिया था। दिन भर का थका होने से जय जल्दी सो गया था। जिस जेठ को वह भाई समझती थी, आज उसने उसके विश्वास को चकनाचूर कर दिया था। वह इसी ऊपापोह में उसका दिमाग जो काम नहीं कर रहा था। अब रात गहराने लगी थी। नैना इंतजार कर रही थी अपने पति का। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना ने उठकर दरवाज़ा खोला तो पंकज को नशे की हालत में पकड़े हुए दो लोग खड़े थे। उनमें से एक बोला, भाभी जी, आज भैया ने बहुत ज़्यादा पी ली है तो हम बोले कि चलो घर तक छोड़ आते हैं। उनमें से जो दूसरा आदमी भी कहने लगा, भाभी लो आप भैया को संभालो। और वो लोग पंकज को लगभग बेहोशी की हालत में घर छोड़कर चले गए। बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से पंकज को लगातार उल्टियाँ हो रही थीं। नैना की वो रात घर और पंकज को साफ करते करते निकली। उल्टियाँ आने से जो उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। सारी रात ऐसे ही गुजर गई। सुबह लगभग 5 बजे वो सो गई। आँख खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे। उठकर देखा तो जय और पंकज अभी सो रहे थे। नैना उठी और नहाने चली गई। वापस आई तो दोनों बाप बेटे जाग रहे थे। नैना ने पंकज को जैसे ही चाय का कप पकड़ाना चाहा, पंकज ने जोर से कप जमीन पर गिरा दिया और बिस्तर से उठकर नैना के बाल पकड़कर खींचने लगा और बोला, कल क्या किया तूने? शर्म नहीं आई? उस दिन तो बड़ी सती सावित्री बन रही थी जब पापा पर इल्ज़ाम लगाया था, और कल तूने मेरे भाई पर डोरे डाल रही थी। बता कितनी भूख है तुझे? आज सब पूरी करता हूँ। तुझे कुछ ज़्यादा ही जवानी चढ़ी है, कहकर पंकज उसके गाल पर जोरदार तमाचे लगा देता है। और तब नैना कहती है, ओ तो समझी तुम्हारे भाई ने तुम्हारे दिमाग में भी जहर भर भेजा है। कल उन्होंने मेरे साथ क्या किया ये नहीं बताया तुम्हें? अब नैना की आंखों से आंसू और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो रही थीं। उसका पति कहने लगा, तूने कहा था ना भैया से कल की तू खुश नहीं है मुझसे। तूने यही कहा है ना भैया से, मैं तेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता और तू उसको सारे सुख देगी। और वह उसे गाली देने लगा। कौन सा सुख देगी तू उन्हें? आज तुझे मैं सारे सुख देता हूँ, तेरी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ। और पंकज ने गुस्से में आकर नैना का सिर दीवार में दे मारा। जय को उठाया और दूसरे कमरे में ले जाकर टीवी ऑन कर दिया और तेज आवाज़ के साथ, और कहने लगे, जय तुम टीवी देखो यहाँ बैठकर। और उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर वह आकर कहने लगा, हाँ तो बता क्या इच्छाएं हैं तेरी जो अब तक पूरी नहीं हुई? और उसके बाद एक के बाद 4-5 थप्पड़ नैना के गाल पर जड़ता चला गया। नैना बोली, छोड़ दो मुझे, मेरी बात का भरोसा करो। मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारे भाई ने ही मेरे साथ बदतमीजी की। नैना की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि पंकज ने नैना के बाल पकड़कर एक बार फिर उसे दीवार में दे मारा और कहने लगा, मेरे बाप पर इल्ज़ाम लगाया, अब मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाती है। तू ही एक विश्व सुंदरी बची है, जो सब तेरे लिए पागल हो रहे हैं। और वह उसे गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। कहने लगा, अपने मज़े के लिए सभी पर इल्ज़ाम लगाती रहती है। और मैं जो कहने लगी वो मैं सच कह रही हूँ। जय के पापा, आप मेरी बात का विश्वास करो। मैं जय की कसम खाती हूँ, तुम्हारे भैया ने ही कल मेरे साथ, और इतना उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि पंकज ने एक और तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया और कहने लगा, बंद रख अपनी गंदी जवान, वरना आज तेरे इस चेहरे को जलाकर राख कर दूंगा जिस चेहरे पर तुझे इतना घमंड है। तब वह कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैंने सच में कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। पंकज कैसे कहने लगा, कैसे छोड़ दूं? तुझे तो तेरी इच्छाएं पूरी करवानी है ना। और कहकर जो वह नैना को घसीटते हुए उसे पीटने लगा और बोला, बता अपनी सच्चाई। नैना गिड़गिड़ाती रही, सच बताती रही, लेकिन पंकज को तो अपने भाई की बातों पर विश्वास था, नैना पर नहीं। नैना अब पूरी तरह हार चुकी थी, मन से वह पूरी तरह टूट चुकी थी।
क्या सोचा था और क्या हो गया। जेठ जी की राजनीतिक दिमाग ने नैना को ख़त्म कर दिया। अब नैना के अंदर तूफान नहीं था, एक खामोशी थी। अब वो किसी को कुछ कहना नहीं चाहती थी। उसे बस एक ही रास्ता दिख रहा था और वो था आत्महत्या करने का। लेकिन कुछ लोगों की तकदीर जो ईश्वर बहुत जल्दबाजी में लिख देते हैं और खुशियाँ लिखना तो जैसे भूल जाते हैं। अब नैना बहुत कमज़ोर थी, वह कुछ सोचने समझने की शक्ति खो रही थी। जब वो खुद अपनी सहायता नहीं कर रही तो कौन उसकी सहायता करता। सही भी है, आप ईश्वर भी तो उसकी तभी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। पिछली सुबह जो कुछ नैना के साथ हुआ उससे वो टूट चुकी थी। दुख की इस बात का उसे नहीं था कि पंकज ने उसे मारा पीटा। दुख तो इस बात का था कि पंकज आंख मूंद कर अपने भाई की बातों पर विश्वास कर रहा था और नैना की उसने एक बात नहीं सुनी थी, उसे कुछ कहने तक का मौका नहीं दिया था। शाम होते होते नैना की सासू माँ और ससुर जी भी वापस आ चुके थे और अपनी माँ से मिलने उनकी छोटी बेटी मतलब नैना की छोटी ननंद आई हुई थी जो उसी शहर में रहती थी। नैना के घर में सास और ससुर का जो उतना अस्तित्व नहीं था जितना कि नैना के जेठ जी का था। सासू माँ के आने पर नैना ने उनसे अपनी बात कहना चाही, पर उसके पति पंकज ने भी जो उन्हें नैना के खिलाफ पहले ही भर दिया था। खुद को बहुत सती सावित्री समझती है जो कभी ससुर पे और कभी जेठ पे आरोप लगाती है। इसके खुद के चरित्र का पता नहीं माँ कितनों के साथ ये रंगरेलियाँ मनाई होगी। अपनी माँ को ही वह जो उसकी माँ भी अपने बेटे की हाँ में हाँ मिलाने लगी और पंकज ने कहा, माँ मेरे बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नैना जो विद्रोह करने लगी, कहने लगी पंकज जी की बातों में आकर आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहेंगी। तब वह नैना को जो ताना मारते हुए उसकी सास कहने लगी, अच्छा इनकी सुनिए महारानी हमारे पूरे खानदान पर आरोप लगाएंगी, लेकिन इनकी माँ के लिए हम कुछ ना कहें। तुम्हारे पापा ने अपने काले मन के मंसूबे मुझे सबूत के रूप में लिख दिए थे। मैं सबको दिखाऊंगी अपने घर में और सबको सच बताऊंगी। नैना भी आज विद्रोह पर उतर चुकी थी। अच्छा, तो वह कहने लगी उसकी सासू माँ, वो इस कागज़ के टुकड़े की बात कर रही है, जा दिखा जाके सबको ये ले। और जो नैना का जेठ भी आ गया था उसने वह कागज़ का टुकड़ा नैना के सामने फाड़ कर फेंक दिया। ये कागज़ का टुकड़ा तो फाड़ दिया, नैना कहने लगी, लेकिन याद रखना जिस दिन ईश्वर न्याय करेगा तब कहीं के नहीं बचोगे तुम। तब वह कहने लगा नैना का पति, देखो अकड़ तो देखो इसकी, झूठ भी बोलेगी और आंखें भी दिखाएगी। और उसने एक जोरदार तमाचा नैना के गाल पर जड़ दिया। नैना बोली, मारो मुझे, लेकिन मारने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग। कितना मारोगे? और मारो, देखती हूँ कितना मार सकते हो तुम। नैना अब आपे से बाहर थी। तब पंकज कहने लगा, तुझ जैसी नीच को मारकर मेरा हाथ भी गंदा हो गया। और वह नैना से पीछे हट गया। अभी नैना का क्रोध पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। वह कह रहे थे, अभी थप्पड़ मारने में तुम्हारे हाथ गंदे हो रहे हैं और रात में जब मुझसे आकर मेरे पास सोते हो जो तुम्हारी जात नहीं घटती तभी। और जो पंकज कहने लगा एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारते हुए कि एक भी तमीज़ नहीं है तेरे अंदर, बड़ों के सामने शर्म करनी भी भूल गई है। नैना ने कहा, तमीज़ तो इस घर के बड़े भूल गए हैं। अब नैना के जेठ ने गुस्से में कहा, तो तू अब सिखाएगी सबको तमीज़? नैना गुस्से में बोली, ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर सिखाऊंगी, एक बार नहीं 100 बार सिखाऊंगी। पहले जाके तमीज़ उसका जो पति कहने लगा, अपनी माँ को सिखा जो तेरे बाप को खा गई और तुझे यहाँ भेज दिया और हमारा परिवार बर्बाद करने के लिए। पहले जाके उससे पूछ तेरे कितने बाप हैं और तू कहाँ से आई है। पंकज कहने लगा, जब यह कहाँ से ठीक होगी जब इसकी माँ ही ठीक नहीं थी। और पंकज ने अपनी पत्नी नैना पर उसकी माँ बहन की गालियों की बौछार कर दी। तब नैना गुस्से में बोली, अपनी गंदी जबान से मेरी माँ का भी नाम मत लो। तो वह कहने लगी, उसकी सासू माँ ने भी जहर उगलना शुरू कर दिया। अच्छा, तेरी माँ का नाम ना लें
और अच्छा तू यहाँ बहुत प्यार करती है ना अपने माँ बाप से, जा अगर असली माँ बाप की औलाद है तो जा चली जा इस घर से। और उसके बेटे जय को बोली, इस पिल्ले को भी लेकर मर जा कहीं जाकर। तो नैना कहाँ चुप रहने वाली थी, वह बोली अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हो आप। अब पंकज भी कहने लगा, बस नहीं, तू एक बाप की औलाद साबित कर दिया तूने, खुद ही यहीं खड़ी है अभी तक, यहाँ से जा और मर जा कहीं जाकर। नैना अब गुस्से की अग्नि में जल रही थी। अपने पापा की मौत से लेकर आज तक की सारी घटनाएं उसकी आंखों के आगे घूम गई। उसके क्रोध ने उसे पागल कर दिया। वो गुस्से में उठी और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और आंखों में क्रोध और अपमान और दुख और तिरस्कार के आंसू लिए झूल गई फांसी के फंदे पर। तभी जो वह कहने लगे, मम्मी देखो, उसकी ननंद कहने लगी, भाभी ने फांसी लगा ली। जैसे ही जंगले से झांक कर जो देखा तो चीखते हुए नैना की ननंद जो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगी। घबराकर सब नैना के कमरे की तरफ भागे, मगर दरवाजा मजबूती से बंद था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नैना की ननंद कूलर के लिए बनी खिड़की जिस पर नैना की पेंटिंग लगा रखी थी उससे कूदकर अंदर गई और फांसी के फंदे पर फड़फड़ाती नैना के पैरों को पकड़कर ऊपर की ओर उठा लिया। तभी नैना की सासू माँ ने जय को भी उसी खिड़की से जो कमरे में कूदा दिया और दरवाज़ा खोलने को कहा। नन्ना सा जय समझ तो नहीं पाया कि क्या हो रहा है, पर रोते हुए उसने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। सब घबराकर कमरे में गए और नैना को फांसी के फंदे से नीचे उतारा। नैना बेहोश हो चुकी थी, गर्दन काली पड़ गई थी। सब घबराए हुए थे, पर डॉक्टर को बुलाना या डॉक्टर के पास ले जाना नहीं चाहते थे। बदनामी का डर जो था, नैना आज खामोश पड़ी थी, बेहोश पड़ी थी। आज सासू माँ की आंखों में आंसू थे, पर शायद ये आंसू दुख या पश्चाताप के नहीं बल्कि डर के थे। जय लगातार रोए जा रहा था। 3.5 साल के मासूम को पता भी नहीं था कि क्या हुआ है, क्या है, बस वह तो अपनी माँ को देखकर रोए जा रहा था। नैना की नवज टटोली गई, बोले जिंदा है, ये तो अच्छा हुआ कि समय से बचा लिया, वरना आज तो कुछ भी हो सकता था। कुछ घंटों में होश आ जाएगा कहकर नैना के जेठ जी और घर वालों ने चैन की सांस ली। कुछ घंटों बाद नैना को होश तो आया, पर वो हिलने डुलने में सक्षम नहीं थी। उसने देखा कमरे में कोई नहीं है। जय उसके पास बैठा रो रहा था। वो घंटों जय को रोते देखती रही। उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे, पर वो आज उठकर अपने बेटे को गले नहीं लगा पा रही थी। उसके बहते आंसू नहीं पहुंच पा रही थी। इस बेबसी की वजह से वो और ज़्यादा रोई जा रही थी। कुछ देर रोते रोते जय सो गया। नैना को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह सोच रही थी, ये क्या किया मैंने, एक बार भी जय के बारे में नहीं सोचा। मेरे बाद उसका क्या होगा। मैं इसे इन जानवरों के बीच छोड़कर जा रही थी। गलती उन लोगों ने की है, फिर मैं खुद को और अपने बेटे को क्यों सजा दे रही थी। इन लोगों को मेरे मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा विवाह करने में कितने दिन लगाएंगे ये लोग, पर मेरे बेटे मेरे जय का क्या होगा। नहीं, नैना कहने लगी, अब मैं कभी आत्महत्या नहीं करूँगी, मुझे जीना होगा अपने बच्चे के लिए। सोचते सोचते नैना की आत्मा भी कराह उठी। शरीर का ये दर्द शायद इतना नहीं था जितना घाव आत्मा पर लगे हुए थे। अगले 10-12 दिन नैना को कमरे में ही बंद रखा गया ताकि उसकी गर्दन के निशान खत्म हो जाएं। इसी बीच जब भी अलका नैना से मिलने आई तो अलका को किसी न किसी बहाने से वापस भेज दिया गया। लगभग 15 दिन बाद जब नैना की गर्दन के निशान बहुत हल्के पड़ गए तब उसे कॉलेज जाने की अनुमति मिली। तो नैना से जो अलका ने पूछ लिया, क्या हुआ था भाभी, आप इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आई। यह सुनकर नैना की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह बोली, कॉलेज चलकर जो अलका को नैना कंप्यूटर लैब में ले गई। नैना क्लास में बैठने की स्थिति में नहीं थी। लैब में पहुंचकर अलका और जो नैना की दूसरी सहेली थी पूजा ने नैना से पूछा तो नैना एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगी और अपने मन का सारा दर्द अपनी सहेलियों से कह डाला। तब पूजा ने कहा, नैना तुम इतनी डरपोक कैसे हो सकती हो, गलती उनकी और ख़त्म तुम खुद को करने जा रही थी। इससे तो वो सब कुछ बहुत उनके लिए आसान हो जाता और बहुत खुश हो जाते वो लोग। अलका कहने लगी, हाँ भाभी, मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है, और फिर जय के बारे में तो सोचो। और नैना कहने लगी, मैं क्या करती,
मैं बहुत दुखी थी। पूजा ने कहा, देखो नैना, तुम्हें अपने लिए न सही अपने बेटे के लिए कदम उठाना होगा। तू तलाक ले ले नैना। उसके बाद नैना कहने लगी, मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई नहीं है, मैं मम्मी पर बोझ नहीं बन सकती। तब वह कहने लगी, पूजा यार, तुम पढ़ी लिखी हो, किस दिन के लिए पढ़ाया गया था तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा ने ये सब अत्याचार सहने के लिए? नहीं नैना, बल्कि इसलिए पढ़ाया गया था कि तुम इनकी हरकतों को जवाब अपनी शिक्षा से दे सको, अपने बेटे का ख्याल खुद रख सको। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी तुम अत्याचार सह रही हो, ये तो तुम्हारी गलती है। नैना को भी अब एहसास हुआ कि पूजा ठीक कह रही है। कब आएगी उसकी पढ़ाई, काम उसके। चलो आज वह पूजा कहने लगी, चल नैना, आज मैं तुझे कहीं ले चलती हूँ, वहाँ जाकर तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। नैना ने मना किया, नहीं, अगर घर में पता चल गया तो। अलका कहने लगी, कौन बताएगा घर में भाभी, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी, बस आप हमारे साथ चलो। और वह कहने लगी, पूजा मुस्कुराकर, अरे बाबा, दुपट्टे से मुंह बांध लो और चल, कोई नहीं पहचान पाएगा। तीनों एक साथ मुस्कुराते हुए कॉलेज से अपने सर से इजाज़त लेकर जल्दी निकल गई। क्योंकि उन्हें नैना से बहुत लगाव हो गया था। नैना का दुख सुनकर वे बहुत दुखी होती थी। अब तीनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों पर चलते हैं। नैना भी अब मंजिल की तलाश में निकल चुकी थी। अलका, नैना और पूजा कॉलेज में झूठ बोलकर निकल गई। ऑटो खाली हो क्या, ऑटो वाले से पूछा। पूजा ने एक ऑटो वाले को बिठा लिया। वो बोला, हाँ बिटिया, कहाँ जाना है? तो नैना बोली, घंटा घर। और बोला, बैठो बिटिया। और वो तीनों को घंटा घर की ओर ले चला। नैना ने दुपट्टे से चेहरे को ढक लिया ताकि कहीं कोई उसे पहचान न ले। तभी पूजा ने हंसते हुए कहा, पागल है क्या, इतने बड़े शहर में तुम्हें कौन पहचानेगा? तो नैना को डर था कि कहीं घर वालों को पता चल गया या फिर कोई जान पहचान का मिल गया तो गजब हो जाएगा। घंटाघर पहुंचकर पूजा ने कुछ फल खरीदे, फिर वो आगे पैदल चल दी। 1 मिनट का रास्ता पार करके वो सब एक मंदिर के सामने खड़े थे। 4 से 5 मंजिल ऊंचा बना मंदिर, जिसके आगे के भाग में गणेश जी की विशाल प्रतिमा खड़ी हुई थी। जितना ऊंचा मंदिर उतनी ही ऊंची प्रतिमा। अद्भुत सौम्य मुस्कुराती हुई गणेश जी की प्रतिमा को देखकर नैना की आंखों में चमक आ गई। हाथ मुंह धोकर सब मंदिर में प्रवेश कर गई। नैना ने मूसक महाराज कहने लगी, ये मूसक महाराज है, तेरी जो मनोकामना है ना नैना, वो इनके कान में बोल दे। कहते हुए पूजा ने मूसक के कान में कुछ कहा और एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते नैना को लगा जैसे उनके मन का बोझ हल्का हो रहा है। पहले माले पर सिद्धि विनायक श्री गणेश के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। नैना की आंखें अचानक ही छलक गईं। दूसरे माले पर गणेश जी के विभिन्न रूपों के दर्शन करके नैना के मन का सारा दर्द जैसे धुलता जा रहा था। तीसरे माले पर गणेश जी की बहुमुखी प्रतिमा के दर्शन के साथ साथ सबने बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर तीनों वहीं बैठी रहीं। नैना को पहली बार एक अद्भुत सुख की अनुभूति हुई। वैसे भी वह कहने लगी, मैं भी कानपुर से ही हूँ और घंटाघर के इस गणेश मंदिर में गई हूँ। रेलवे स्टेशन के बाहर बने इस अद्भुत मंदिर में वाकई कुछ ऐसा मिलता है जहाँ जाकर एक अनोखा अनुभव होता है, शगुन मिलता है, शांति मिलती है। मैं आज भी जब भी कानपुर जाती हूँ तो वहाँ ज़रूर जाती हूँ। ऐसा ही खूबसूरत सा अनुभव नैना को भी हुआ था। मन ही मन बहुत सी गणेश बातें जो गणेश जी की करती रही। आँखों में आंसुओं की धार बहती रही। फिर एक शांति और एक तृप्ति और एक विश्वास के साथ वो घर लौट आई। नैना को अखबार पढ़ने का शौक बिल्कुल नहीं था और होगा भी कैसे। जिसकी खुद की ज़िंदगी तमाशा बनी हो वो अखबार क्या पढ़ेगी। वह अगली सुबह जल्दी तैयार होकर अलका का इंतजार करती। नैना की नज़र अखबार के एक विज्ञापन पर पड़ी और उसने उस अखबार के विज्ञापन को फाड़कर अपने बैग में डाल लिया। और जब उसने अपने कॉलेज में जाकर उस विज्ञापन को पढ़ा तो एक विद्यालय में शिक्षिका की आवश्यकता थी। नैना ने जो कि साक्षात्कार ठीक से पढ़ा तो आज ही होना था। नैना अलका के साथ बस स्टॉप पर आई जहाँ से वो रोज़ बस लेती थी। नैना ने जो अलका को विज्ञापन के बारे में बताया। अलका बोली, भाभी आप जाओ इंटरव्यू देने, कॉलेज में मैं बात कर लूँगी, अगर घर पर पता चल गया तो। नैना ने कहा।
तब अलका कहने लगी तब का तब देखेंगे, लेकिन अगर आपको ये नौकरी मिल गई तो ज़रा सोचिए सब कुछ बदल जाएगा। आप जय के सामने और उसके सपने जय के पूरे कर सकेंगी, उसे सारी खुशियाँ दे सकेंगी। मेरी मानिए भाभी और जाइए, शायद ज़िंदगी ये अवसर दोबारा ना दे। अलका ने समझाया और नैना आज फिर दोराहे पर खड़ी थी। एक रास्ता कॉलेज को जाता था और दूसरा विद्यालय, जहाँ उसे साक्षात्कार के लिए जाना था। नैना ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और सिद्धि विनायक मंदिर की तस्वीर उसकी आंखों के आगे घूम गई। मुस्कुराते हुए गणेश जी की प्रतिमा मानो उससे कह रही हो, जाओ नैना और सफल होकर वापस लाओ। तो नैना कहने लगी, अलका मैं साक्षात्कार के लिए जा रही हूँ, अगर मुझे देर हुई तो मैं फ़ोन करूँगी, मुझे वापसी में यहीं मिलना, हम घर साथ में चलेंगे ताकि घर पर किसी को कुछ पता न चले। तो अलका ने कहा, ठीक है भाभी, ईश्वर आपको सफलता दे। और कहकर अलका ने नैना को गले लगाकर विदा किया। नैना पूछते पूछते विद्यालय पहुंची। काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए थे। नैना थोड़ी हताश हो गई और सोचने लगी, इतने लोगों के बीच मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। सबको फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलते देख नैना का आत्मविश्वास जवाब दे गया, क्योंकि नैना हिंदी मीडियम से पढ़ी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, ये भी नहीं देखा कि एक अंग्रेज़ी माध्यम का विद्यालय है ये। अब नैना की उम्मीद लगभग ख़त्म हो चुकी थी। उसने सोचा अब यहाँ बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि बिना साक्षात्कार दिए यहाँ से चली जाए। जैसे वो जाने के लिए उठी, तभी एक व्यक्ति जो गेट पर खड़ा था उसने नैना को आवाज़ दी, श्रीमती नैना। तो नैना घबरा कर कहने लगी, जी मैं ही नैना हूँ। तो वो बोला, जाइए आपका नंबर है। अंदर ऑफिस में जो सामने बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी एक महिला बैठी हुई थी, जो विद्यालय की प्राचार्या थी। तब नैना से उसने पूछा, गुड मॉर्निंग मैम, आई कम इन। नैना ने पूछा तो मैडम बोली, यस प्लीज़ हैव ए सीट। और नैना कहने लगी, थैंक यू मैम, कहकर नैना बैठ गई। तो वह कहने लगी, सो यू हैव मेंशनेड यू हैव कंप्लीट योर ग्रेजुएशंस। तो वह कहने लगी, मैम, नैना ने बोला, मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर सकती, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। उनकी बातों को बीच में ही काटते हुए नैना ने जो कह दिया था। प्राचार्य महोदया ने कहा, पर नैना ये तो एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, अंग्रेजी में ही बोलना पड़ेगा, और फिर आप कंप्यूटर हिंदी में कैसे पढ़ा पाएंगी। नैना कहने लगी, जी मुझसे गलती हो गई, माफ़ कीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। कहते हुए नैना की आंखों में आंसू आ गए और वो उठकर जाने लगी। तभी प्राचार्य ने एक आदेश मत देने वाली आवाज़ में कहा, मैंने अभी तक आपको जाने के लिए नहीं कहा। तो नैना कहने लगी, जी पर मुझे तो बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती। प्राचार्य बोली, कोई बात नहीं, बैठकर बात तो कर सकते, पहले पानी पीजिए और बैठिए। बड़े प्यार से प्राचार्य महोदया ने नैना को पानी पिलाया और उन्होंने कहा, मैंने आपकी सारी डिटेल ध्यान से देखी है नैना, आपने स्नातक में मैथ्स पढ़ा है, और तो क्या आप मैथ्स पढ़ा सकती हैं। मुझे पता है आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, इसलिए शुरुआत में थोड़ी छोटी क्लासेस पढ़ाई जा सकती हैं, बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने नैना की हिम्मत बढ़ाई। नैना ने थोड़ा डरते हुए कहा, जी वो तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। प्राचार्य महोदया ने घंटी बजाई और यह सुनकर गेट पर खड़ा व्यक्ति अंदर आ गया और मैम जो प्राचार्य बोली, शोभना मैम को भेज दो। आदेश पाकर वह व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर में एक दूसरी महिला अंदर आई, जो बेहद सलीके से पहनी हुई नीली साड़ी में बहुत ही सीरत और सूरत दोनों की मिसाल लग रही थी। प्राचार्य जी बोली, शोभना जी ये नैना है, इन्हें क्लास 5 की मैथ्स की बुक दे दीजिए और 1 घंटे बाद डेमो के लिए क्लास में भेज दीजिए। कहकर प्राचार्य ने नैना को उनके साथ जाने का इशारा किया। नैना ने पुस्तक को उलट पलट कर देखा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। त्रिभुज, चतुर्भुज, रेखा, बिंदु, वृत्त पढ़ने वाली नैना को ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर समझ नहीं आ रहे थे। जब उसे क्लास में जाने के लिए कहा गया तो डर के मारे मना करने लगी और तब प्राचार्य कहने लगी, कोशिश करके देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, पर तुम्हें कुछ नया सीखने की ज़रूर मिलेगा। तो और शोभना भी कहने लगी, देखिए मैम, हमारी प्रिंसिपल जो मैम है बहुत अच्छी हैं, उन्होंने ज़रूर तुम्हारे अंदर कुछ देखा होगा, तभी तुम्हें डेमो के लिए भेज रही हैं, वरना कितनों को तो इंटरव्यू से ही वापस भेज दिया है। और
नैना में थोड़ी सी हिम्मत आई। नैना क्लास में पहुंची। बच्चों ने बड़े प्यार से नैना का स्वागत किया और उसने पढ़ाना शुरू किया। पर पढ़ाना अगर इतना आसान होता तो हर कोई शिक्षक बन जाता। डर और घबराहट के कारण नैना की आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बुत बनी खड़ी। बच्चे भी शोर मचाने लगे। तभी स्टॉप इट चिल्ड्रेन, कीप साइलेंट, मिसेज नैना प्लीज़ कंटिन्यू। तभी प्राचार्य ने अनाउंसमेंट किया तो क्लास में शांति छा गई। नैना अब अपना आत्मविश्वास पूरी तरह खो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्राचार्य कहने लगी, मिसेस नैना कम टू माय ऑफिस। अनाउंसमेंट दोबारा हुआ। नैना क्लास से बाहर निकल आई और ऑफिस पहुंची। प्राचार्य ने नैना को बिठाया और पानी दिया। पानी पीकर नैना रो पड़ी। बोली, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी मैम, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। प्रिंसिपल मैम बोली, रिलैक्स नैना, तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतने अवसर क्यों दे रही हूँ? क्योंकि तुम बहुत सच्ची और ज़रूरतमंद लगी हो मुझे लगता है तुम्हें नौकरी की बहुत ज़रूरत है और ज़रूरत सब कुछ करवाती है। तुम मुझे जो तुम में लगन और नया सीखने की इच्छा भी दिखी है। अगर तुम सीखना चाहती हो तो तुम्हें सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। उनके ये शब्द सुनकर नैना सोचने लगी, जिस शहर में इतनी नफरत वो करती है वहाँ ऐसे भी लोग हैं जो उसके लिए भगवान का रूप बनकर आए हैं। तभी प्रिंसिपल बोली, नैना क्या सोचा तुमने? तो नैना बोली, जी मैम मैं तैयार हूँ और आपका ये उपकार मैं जीवन भर कभी नहीं भूलूंगी। प्रिंसिपल बोली, ठीक है तो 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करना है। तब तक थोड़ी पढ़ाई तुम्हें भी करनी होगी। देखो मैथ्स पढ़ाने के लिए अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए तुम्हें अपनी अंग्रेजी अच्छी करनी होगी, पर अपने विषय का पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। 1 हफ्ते में हिंदी से अंग्रेजी के वो सभी शब्द अच्छे से सीखो जो तुम्हें पढ़ाने हैं। नैना बोली, जी मैं अच्छे से सीख कर आऊँगी। और वह बोली, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और अपना काम मेहनत और लगन से करना। मैम ने बोला, ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती है और तुम्हारी तनख्वाह नैना 2,500 रुपये मैंने जाओ हर महीने दूंगी। 2,500 रुपये महीने। और नैना बोली, धन्यवाद मैम, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कहकर नैना बाहर आ गई। नैना को अब विश्वास नहीं हो रहा था, उसे नौकरी मिल गई, वो भी 2,500 की। वो बहुत खुश थी। दोस्तों यह बात आज से कोई 15-16 साल पहले की है, इसलिए उस समय 2,500 रुपये बहुत ज़्यादा तो नहीं थे पर बहुत कम भी नहीं होते थे। फिर नैना जो एक एक पैसे के लिए परेशान थी, 2,500 रुपये सुनकर खुश हो गई। उसने दिल से गणेश जी को धन्यवाद दिया। उसे पता था कि किस्मत उस पर आज मेहरबान है, वरना कुछ गलत होने के बाद भी उसे नौकरी कैसे मिल गई। आज तो जैसे ईश्वर तय करके बैठे थे कि तुम कुछ भी करो, इंटरव्यू में कुछ भी हो, नौकरी तो तुम्हें ही मिलना है। नैना बस स्टॉप पर पहुंची। अलका काफ़ी देर से नैना का इंतजार कर रही थी। अलका ने बड़ी अधीरता से पूछा, क्या हुआ भाभी, नौकरी मिल गई? नैना ने बताया, और वो भी 2,500 रुपये की। और तो नैना ने अलका को गले से लगा लिया। बोली, बहुत बहुत बधाई हो भाभी आपको, और सच तो यह है कि सब घंटा घर वाले की खुशी से हुआ है। तो वह कहने लगी, तो चलें? नैना ने खुशी से कहा, पर कहाँ? पर आप घर पर क्या बोलेंगे, बहुत देर हो गई है, पहले अलका ने चिंतित होते हुए कहा। तो नैना बोली, अरे आज नहीं, कल पूजा को भी साथ लेकर घंटा घर चलेंगे। नैना ने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया। उसे इंतजार था पहले ज्वाइन हो जाए तब बताएगी। अब तो दिन रात मेहनत करने लगी, गणित को मैथ्स बनाने की, और दिन भर घर के काम, कॉलेज और रात में जय को सुलाकर फिर पढ़ने बैठती। अब उसे पंकज का देर से आना अच्छा लगने लगा, क्योंकि जितनी देर से पंकज आते उतना ज़्यादा उसे समय मिलता पढ़ने के लिए। नैना को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मिल चुकी थी, इसलिए पंकज और सासू माँ के ताने वो अक्सर अनसुनी कर देती। उसने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया, कभी कॉलेज की तो कभी विद्यालय की। उसे समझ आ गया कि उसका जीवन केवल शिक्षा से ही बदल सकता है, और फिर उसके पापा की आखिरी इच्छा भी तो यही थी कि नैना खूब पढ़े और अपने पैरों पर खड़ी हो। उनकी बातें अब भी नैना को प्रेरणा दे रही थी। अगले दिन से नैना जय को लेकर स्कूल जाने लगी। जय को उसकी सासू माँ ने टोका, कहाँ लेकर जा रही हो? तब नैना ने जवाब दिया, आज से जय मेरे साथ स्कूल जाएगा। उसकी सासू माँ कहने लगी, नहीं, जय तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा, वो अपने पुराने स्कूल में ही जाएगा। नैना ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा,
माँ जी, आपने ही तो कहा था जय को संभालने में परेशानी आती है, इसलिए अब यह मेरे साथ जाएगा। तो वह बोली, एक तो बिना पूछे तुमने जो बहू नौकरी कर ली और अब बिना बताए बच्चे का स्कूल बदलवा दिया। बड़ी अम्मा बन गई हो ना, जो अब सारे निर्णय तुम लोगी। नैना ने कहा, सारे निर्णय नहीं, सिर्फ अपने और अपने बच्चे के। सासू माँ की बात को बीच में काटते हुए नैना बोल गई थी। अब उसकी सासू माँ ने चेतावनी दी, घर से कदम सोच समझकर बाहर निकालना नैना, वरना शाम को जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। नैना ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराई, बोली, जी माँ जी, मैं तैयार हूँ, और कहकर वह चली गई। नैना का आत्मविश्वास देखकर घर में सभी चिंतित थे। अगर इसे घर में नहीं बैठाया गया तो यह हमारे हाथ से निकल जाएगी। अब उसकी सासू माँ ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर अपनी चिंता बताई। देखा आज कैसे अनदेखा करके चली गई है। तब सासू माँ को जो उसके बेटे ने कहा कि थोड़ा रुको, जो जेठ जी थे बड़े, उन्होंने तसल्ली दी, माँ थोड़ा तसल्ली रखो, जो उसमें अभी जायदा है धीरे धीरे औकात पर ला देंगे। तब उसकी सासू माँ बोली, घर का कोई काम तुम ना करना मम्मी, अब सब यही करेगी, करके जाएगी और वापस आकर भी करेगी। उसके जेठ जी ने अपनी माँ को नया सुझाव दे दिया था, पर अब नैना को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि सासू माँ का मन नैना के लिए हमेशा से पसीज जाता था। इतनी मेहनत करते देखकर उसकी सासू माँ को उस पर तरस आ जाता था और कभी कभी वह मोहवश उसकी सहायता भी कर देती थी। आज जो भी हो, पर कभी माँ बेटी का प्यारा रिश्ता जो जिया था उन दोनों ने। और खैर, समय समय की बात है, वह समय बीत गया। PGDCA प्रथम वर्ष का परिणाम आया। नैना ने 78% अंकों के साथ अपनी कक्षा में दूसरा स्थान पाया। अभी 1 साल और बाकी था। नैना को जब अपनी पहली तनख्वाह मिली तो वो सासू माँ के लिए एक साड़ी लेकर आई। जब उसने वो साड़ी सासू माँ को दी तो उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने नैना को गले से लगा लिया। नैना भी जानती थी सासू माँ उसे बहुत प्यार करती है, पर जेठ जी की बातों में आकर वो उससे नाराज हो जाती है। इसी तरह संघर्ष के साथ नैना आगे बढ़ रही थी। पंकज के अत्याचार, जुल्म सब सहकर वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। अभी 2500 रुपये की कमाई में हर महीने चुपके से वो 800 रुपये की दवा लाने लगी, जिससे वो पंकज की शराब छूट जाए, और चुपके से कभी खाने में तो कभी पानी में मिला कर दे देती, पर इसका भी असर नहीं हो रहा था। फिर एक दिन जब वो विद्यालय पहुंची तो अपनी कक्षा में कदम रखती चौंक गई। बच्चों ने कक्षा को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया था। ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हैप्पी बर्थडे नैना मैम। जैसे ही उसकी कक्षा में कदम रखा, सारे बच्चे एक स्वर में गाना गाने लगे। नैना की आंखें छलक आईं। प्यार और स्नेह और वात्सल्य का समंदर आंखों में बहकर बाहर आ गया। बच्चे भी समझ गए थे कि मैम भावुक हो गई है। वो दिन नैना की ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत दिन था। इतना सारा प्यार और स्नेह पाकर वह बहुत खुश थी। छुट्टी के समय जब वो जाने लगी तो प्रिंसिपल मैम ने उसे बुलाया और एक तोहफा देते हुए, जो उनकी आंखों में आंसू थे, बोली, जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं नैना, हमेशा खुश रहो और खूब आगे बढ़ो। कहकर उन्होंने नैना को गले लगा लिया। नैना बोली, धन्यवाद मैम, पर आपकी आंखों में आंसू। कहते कहते नैना रुक गई। प्रिंसिपल मैम बोली, फिर कभी फुर्सत में बात करेंगे, अभी एंजॉय योर डे। पर आज एक बात की खुशी है मुझे कि मेरा तुम्हें चुनना बिल्कुल सही था। गॉड ब्लेस यू नैना। कहकर उन्होंने नैना को जाने के लिए कहा। नैना चली आई, पर थोड़ा आज वो असमंजस में थी। खैर खुश भी थी। उन्हें तोहफा खोलकर देखा तो बहुत ही प्यारी सी गणेश जी की फ़ोटो थी, तो वह मन ही मन मुस्कुरा उठी। अच्छा, तो पहले नौकरी दिलवाई, अब खुद ही आ गए। और जय को लेकर वह विद्यालय से निकली और दोनों माँ बेटा आइसक्रीम खाने गए। घर में किसी को शायद याद भी नहीं था कि आज नैना का जन्मदिन है, और नैना को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उन लोगों को उसका जन्मदिन याद भी है या नहीं। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे और नैना सीख रही थी कि अच्छा शिक्षक कैसे बने। वो जब भी अंग्रेजी बोलने में गलती करती तो पारुल मैम बड़े प्यार से उसे समझाती, नैना, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, और हेयर्स नहीं, हेयर के साथ सेल का प्रयोग होता है, और भी बहुत कुछ। और फिर शिक्षक दिवस के दिन विद्यालय के नियम अनुसार कार्यक्रम हुआ। नैना ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी।
बहुत समय के बाद आज खुद को थोड़ा सा संवारा भी था। बहुत दिनों बाद खुद को इस रूप में देखकर वो आत्मविश्वास से भर उठी। सच में नैना बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे विद्यालय जाने के लिए वो तैयार होकर घर से निकली, तभी उसकी सासू माँ ने कहा, अरे आज इतना बन-ठन कर कहाँ जा रही हो? नैना ने कहा, माँ जी आज विद्यालय में कार्यक्रम है, शिक्षक दिवस है ना, इसलिए। तो उसकी सासू माँ बोली, हाँ तो आज तो छुट्टी होती है, फिर तुम कहाँ चल दी? उसकी सासू माँ थोड़ी बेरुखी से बोली थी। नैना बोली, जी माँ जी, बच्चों की छुट्टी होती है पर शिक्षकों को बुलाया जाता है और बड़ी कक्षाओं के बच्चे भी आएंगे। नैना ने अपनी सासू माँ से कहा। तो अब उसकी सासू माँ बोली, जब बड़ी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाती ही नहीं हो तो जाकर क्या करोगी? नैना कहने लगी, आज पढ़ाई नहीं होती मम्मी जी, बस छोटा सा कार्यक्रम होगा, शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर नैना चली गई। विद्यालय में शिक्षकों के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं जो आयोजित की गई थी। प्राचार्य महोदया का ओड़े जब जब जुल्फे तेरी पर नृत्य देखकर सबने बहुत आनंद उठाया। सभी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर सभी शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें 2 श्रृंखलाओं में नैना को भी पुरस्कार मिला और विद्यालय की ओर से सभी शिक्षकों को तोहफे देकर सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर 3 बहुत प्यारे तोहफे नैना को मिले। घर आकर जो नैना ने तोहफे खोले और देखा कि शीशे के बने बहुत खूबसूरत राधा कृष्ण, शीशे की ही बनी सुंदर कलाकृतियाँ थीं, उसने निकालकर कमरे में करीने से सजा दिए। रात को जब पंकज आए तो रोज की तरह नशे में थे। घर में आते ही नैना पर बरस पड़े और गाली देकर बोले कि किस यार से मिलकर आई है आज, किसके लिए इतना सज धज कर गई थी, मना आई रंग रलिया। नैना को इस सब की उम्मीद तो नहीं थी। वह कहने लगी, यह सब मुझे स्कूल में मिले हैं शिक्षक दिवस के लिए। इतना सज धज के तो स्कूल गई थी? पंकज ने कहा। हरामखोर, किसके साथ जो रंग रलियाँ मना कर आई है? कहते हुए पंकज ने नैना के बाल पकड़कर उसका दीवार सिर में दे मारा। तो नैना कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे स्कूल से मिले हैं। नैना ने अपनी बात रखनी चाहिए, जबकि उसे पता था कि सब बेकार है। उसका पति उसे गंदी गंदी गालियाँ देने लगा और मारपीट उसने शुरू कर दी। गालियों की तो जैसे उसने झड़ी लगा दी थी। सासू माँ दूसरे कमरे में सब सुन रही थी, पर कुछ कहना जरूरी उन्होंने नहीं समझा। कहती भी कैसे, ये आग तो उनकी ही लगाई हुई थी और अब नैना सुलग रही थी। पंकज ने सारे तोहफे जमीन पर पटक कर तोड़ दिए। यह सब होता देख नैना की आंखों में आंसू बह निकले। तभी जो चेहरे पर कुटिल मुस्कान लेकर पंकज ने कहा, क्या हुआ, दुख हो रहा है? तेरे यार की सारी निशानियां तोड़ दी मैंने। नैना ने अब कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा, पर पंकज कहाँ मानने वाला था। बोला, बता कौन है तेरा यार, किसने जो ये तोहफे दिए? और नैना के बाल पकड़कर जोर से खींच दिए। यह सब देखकर जय चीख चीख कर रोने लगा और वह बोला, बता किससे मिलने गई थी? पंकज जोर जोर से कह रहा था, बोल नहीं तो मार दूंगा। क्यों, बच्चों की दुर्दशा करवा रही है तो? और तभी सासू माँ ने आकर नैना के कमरे में कहा, बता क्यों नहीं देती, कहाँ गई थी? ये बच्चा भी रो रो कर अधमरा हो रहा है। नैना ने गुस्से में कहा ना मम्मी जी, मैं स्कूल में से मुझे मिले हैं। तो मिला अपने प्राचार्यों को फ़ोन, सासू माँ ने कहा, और बात करा उनसे कि तू आज स्कूल गई थी। सासू माँ ने नैना को फ़ोन देते हुए कहा। नैना नहीं चाहती थी कि उसके हालात उसकी प्राचार्य मैम या स्कूल में किसी भी सदस्य को पता चले, मगर घर में हालात बिगड़ते देख नैना ने अपने प्रिंसिपल मैम को फ़ोन किया। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तब उसके पंकज आपे से बाहर होकर बोला, अगर तेरी स्कूल की मैम होती तो फ़ोन उठाती, पर तेरा यार है ना, अब क्यों उठाएगा फ़ोन? कहते हुए पंकज ने जो नैना पर थप्पड़ और लात घूंसों की बरसात कर दी। नैना की सास भी वहीं खड़ी चुपचाप ये सब देखती रही। तभी नैना का फ़ोन बजा। फ़ोन नैना की सासू माँ ने उठाया। उधर से आवाज़ आई, जी मैं नैना की सास बोल रही हूँ, वो आपके विद्यालय में पढ़ाती हैं ना? नैना की सास ने कहा। तो उधर से प्रिंसिपल ने गंभीरता से कहा, जी जानती हूँ, नैना से बात कराइए। नैना की सास ने फ़ोन नैना को दे दिया। नैना कहने लगी, हेलो मैम, और रो पड़ी। और उधर से प्रिंसिपल की आवाज़ आई, क्या हुआ नैना, तुम क्यों रो रही हो? तो नैना बोली, मैम प्लीज़ मेरे घर वालों को बता दीजिए आज स्कूल में मुझे 3 तोहफे दिए गए थे या नहीं। नैना ने रोते हुए मैम का स्पीकर ऑन कर दिया। प्रिंसिपल मैम ने गुस्से में कहा। नैना ने स्पीकर चालू कर दिया।
पहली बात तो यह कि रात के 12:30 बजे आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं, इसका मतलब सब्र नाम की चीज़ नहीं है आपके पास बिल्कुल भी। और दूसरी बात ये, नैना आज विद्यालय आई थी, उसका आना अनिवार्य था। उसे विद्यालय से 3 तोहफे भी मिले हैं। आप कहें तो सबके बारे में विस्तार से बता दूं? क्या क्या तोहफे थे वो? तब नैना की सासू माँ ने थोड़े झेपते हुए कहा, नहीं मैम, हमारा वो मतलब नहीं था। और एक के बाद और मुझे नहीं पता, प्रिंसिपल मैम ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आपके घर के हालात क्या हैं, पर नैना की कदर करना सीखिए। खुशकिस्मत हैं आप जो सबको इतनी प्यारी बहू मिली है, भरोसा करना सीखिए। कहकर प्रिंसिपल मैम ने फ़ोन रख दिया। कमरे में अब सन्नाटा था। नैना और जय की सिसकियाँ साफ सुनाई दे रही थीं। सासू माँ अपने कमरे में जा चुकी थी। नैना ने सिसकते हुए बिखरते कांच के टुकड़ों को समेटना शुरू किया। इन कांच के टुकड़ों के अलावा भी बहुत कुछ टूटा था, अंदर ही अंदर, पर किसी को दिखाई नहीं दिया। नैना ने जय को गोद में लिया और सुलाने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने को तैयार नहीं थे। लगातार उसकी आंखें भीगी जा रही थीं। पंकज भी चादर तान कर सो चुके थे। नैना आज फिर सोच रही थी, उसका कसूर क्या था? सज संवर कर विद्यालय जाना, विद्यालय में प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, प्रतियोगिता में विजयी होना, औरत होना, या फिर क्या? जवाब तो आज भी उसे नहीं मिला। पर हाँ, आज भी रोती हुई अपने पापा को याद करती। उनका चेहरा उनकी आंखों के आगे घूम जाता। आज भी सोच रही थी, पापा होते तो ये सब शायद नहीं होता। सोचते सोचते कब नैना की आंख लग गई पता नहीं चला। अगली सुबह जब विद्यालय पहुंची तो प्रिंसिपल मैम का बुलावा आया। थोड़ा नैना डर गई कि कहीं उसे नौकरी से हाथ धोना ना पड़े कल रात की वजह से। तभी प्रिंसिपल मैम बोली, आओ नैना बैठो। इससे पहले कि हम कल रात के बारे में बात करें, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुमने मुझसे अपने जन्मदिन पर पूछा था ना कि तुम्हें शुभकामनाएं देते समय मेरी आंखों में आंसू क्यों हैं। आज बताती हूँ नैना। उस दिन मैं विद्यालय में सभी कक्षाओं को देख रही थी, तभी जय के साथ मैं बैठ गई। बातों बातों में जय ने मुझे तुम्हारे घर के सारे हालात बता दिए। पर कल जो कुछ हुआ उसके बाद सिर्फ इतना ही कहूँगी, जय पर इस सब का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उसके लिए सही छोड़ दो उस घर को नैना, मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करूँगी। प्रिंसिपल भी भावुक होकर नैना को यह सब कहकर चली गई। नैना कहने लगी, मैम इतना आसान नहीं है ये सब, शायद मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है। तो मैम कहने लगी, मैं समझती हूँ, पर अगर कभी तुम्हें ये लगे कि तुम बहुत अकेली हो तो मुझे याद करना। एक बड़ी बहन के रूप में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अपना और जय का ख्याल रखना। और हाँ, जीवन में कभी दोबारा आत्महत्या करने के बारे में कभी मत सोचना। खुद के लिए जियो, जय के लिए जियो। और नैना का मैम ने जो हौसला बढ़ाया। नैना भी आंखों में आंसू लिए उनके ऑफिस से बाहर आ गई। आज वो खुद को बहुत मजबूत महसूस कर रही थी। उसने ठान लिया वो जिएगी और सिर उठाकर जिएगी, क्योंकि गलती उसने नहीं की, उन्होंने की है तो सिर उनका झुकना चाहिए। नैना अब दुगनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। और उधर अब नैना के घर वालों ने भी ठान लिया था कि किसी भी तरह से नैना की नौकरी छूटनी चाहिए। उसके घर वालों का तो बस अब एक ही मकसद था, नैना की नौकरी छूट जाए या नैना अपनी नौकरी छोड़ दे। इसके लिए अब वो नैना को शारीरिक, मानसिक और हर तरह से प्रताड़ित करते, पर नैना मजबूती से उन सब का सामना करती। आखिर में हार कर घर वालों उस पर चोरी और चरित्रहीनता का आरोप लगाकर नैना को परेशान करते और इस बार उसके मायके से भी जो शिकायत भेजी जाती। नैना का भाई और चाचा जी उससे मिलने आए। वहाँ नैना के ससुराल वाले उस पर बहुत से आरोप लगाए। नैना का भाई जानता था कि उसके ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं, इसलिए अपनी दीदी का उसने साथ दिया। मगर चाचा जी नैना का साथ न देकर ससुराल वालों का साथ देते हैं। नैना अपने साथ हुए सारे अत्याचार बताना चाहती थी, पर चाचा जी का रवैया देखकर वह चुप रह गई। लंबी बहस, बहुत सारे आरोप लाछनों के बाद फैसला किया कि पंकज अब कभी शराब नहीं पिएंगे और नैना का ख्याल रखेंगे। नैना ना तो नौकरी करेगी और ना ही फ़ोन रखेगी। फैसला नैना के भाई को अच्छा नहीं लगा, पर बड़े लोगों के बीच कुछ कह नहीं पाया। नैना भी राजी नहीं थी, मगर चाचा जी ने पापा के छोटे भाई होने का वास्ता देकर अधिकार के साथ नैना से नौकरी छोड़ने को कहा। नैना ने नौकरी छोड़ दी, उसका फ़ोन भी ले लिया गया।
नैना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई। एक बार फिर हार गई अपनों के आगे, अपने संस्कारों के आगे और ससुराल वालों की कुटिल राजनीति के आगे। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, क्योंकि नैना के ससुराल वाले उसे विश्वास दिलाना चाहते थे कि पंकज अब नैना और जय की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। पर धीरे धीरे सब डर्रे पर लौटने लगा। नैना अब घर में कैद होकर रह गई। ना ही बाहर का कोई उससे मिलने आ सकता था और ना ही वो बाहर जा सकती थी। किसी से कोई संपर्क नहीं था। मायके में भी जल्दी बात नहीं हो पाती थी। जब भी उसे फ़ोन दिया जाता मम्मी से बात करने के लिए तो सिर पर कोई ना कोई खड़ा रहता था। नैना अब समझ चुकी थी उसके साथ एक बार फिर छल हुआ है। पंकज की रोज रोज की लात घूंसों से ना सिर्फ नैना का तन बल्कि मन भी जो घायल हो चुका था और उस पर बहुत ही अत्याचार किए जाते थे। एक बार फिर जो वह अवसाद की गहरी खाई में चलती जा रही थी। कॉलेज जाना भी बंद था। इसी बीच नैना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि नैना डिप्रेशन से ग्रसित है और एक बार फिर गर्भवती भी है। घर में सब लोग खुश थे कि नैना अब दूसरे बच्चे को जन्म देगी और हमेशा के लिए घर में कैद हो जाएगी और बच्चों में व्यस्त हो जाएगी। पर नैना इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। जब सासू माँ के साथ वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसे चेकअप करने के लिए अलग केबिन में बुलाया। वहाँ नैना ने अपने मन की बात कही, डॉक्टर साहब मैं अभी इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, प्लीज़ मुझे कुछ दवाइयाँ दे दीजिए जिससे ये बच्चा। नैना ने भारी मन से कहा। डॉक्टर कहने लगी, ये क्या कह रही हो तुम? सब कुछ बहुत अच्छा है, तुम्हारा बड़ा बेटा 4 साल का हो गया है, घर में भी सब खुश हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? अपना ख्याल रखो और ये बेफिजूली के ख्याल अपने मन में मत आने दो। क्योंकि जो उनका फैमिली डॉक्टर होने के नाते उन्होंने नैना को समझाया। नैना ने कहा, पर डॉक्टर साहब मैं खुश नहीं हूँ, मेरा मतलब है कि मैं एक ही बच्चा चाहती हूँ। और नैना और डॉक्टर के बीच थोड़ी सी बातचीत में डॉक्टर भी समझ चुकी थी कि नैना डिप्रेशन में है और नैना की सास को समझाया कि इस हालत में बच्चे को जन्म देना नैना के लिए ठीक नहीं है और शारीरिक रूप से भी नैना बहुत कमज़ोर है। मगर सासू माँ ने डॉक्टर की एक नहीं सुनी और कहा कि आप नैना को दवाई दे दीजिए, नैना ठीक हो जाएगी और बच्चा भी स्वस्थ हो जाएगा। और डिप्रेशन की दवाइयों से जो ठीक नहीं होता, जो उसने डॉक्टर ने कहा, माताजी उसका ध्यान रखिए आप, तब वो ठीक होगी, उसे मजबूत होने दीजिए, तब दूसरे बच्चे के बारे में सोचिएगा। डॉक्टर ने उसकी सासू माँ को समझाया, पर सासू माँ कहाँ मानने वाली थी। इधर नैना की सासू माँ चुनाव की तैयारी करने लगी। राजनीति में अच्छी पकड़ थी नैना के जेठ जी की, मगर महिला सीट होने से अपनी माँ को मैदान में उसने उतार दिया था। अब अक्सर घर के बाहर भीड़ लगी रहती, कभी 10 कप तो कभी 20 कप चाय का आदेश आ जाता और नैना दिन भर चाय पानी में लगी रहती। उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। दीपावली भी करीब ही थी। घर में साफ सफाई के आदेश पाकर नैना साफ सफाई में लग गई। सारे काम वो अकेले ही कर रही थी। सासू माँ तो सुबह से ही बाहर निकल जाती प्रचार प्रसार करने के लिए। बस आदेश आ जाता था, 15 लोगों का खाना बना लेना, आज 25 लोगों का खाना बना लेना। नैना थक चुकी थी, तन से भी मन से भी, और ऊपर से ये गर्भावस्था उसके लिए परेशानी का कारण बनी हुई थी। और फिर एक दिन तन मन पर अतिरिक्त बोझ पड़ने से नैना का गर्भपात हो गया। रात के 11:30 बजे नैना दर्द से जो जोर जोर से चीखने लगी। सासू माँ जो अपने प्रचार प्रसार से आकर सो गई थी, आवाज़ सुनकर कमरे में आई और खून से लथपथ नैना को देखकर घबरा गई। आनन फानन में फ़ोन करके पंकज और जेठ जी को बुलाया गया। पंकज तो नशे में धुत थे। जेठ जी और कुछ लोग जो चुनाव की तैयारी में व्यस्त थे नैना को लेकर अस्पताल गए। अस्पताल जेठ जी के घर के पास था और डॉक्टर का घर भी वहीं था। नैना जब अस्पताल पहुंची तब तक खून बहुत ज़्यादा बह चुका था और नैना बेहोश हो चुकी थी। बीच बीच में उसे होश आता तो दर्द से कराह उठती। अस्पताल के गेट से लेकर डॉक्टर के केबिन तक नैना का जो खून से पैरों तक के निशान उस पर छप गए थे, जैसे नई दुल्हन के घर आने पर अलता पैरों में लगाया जाता है और उसका गृह प्रवेश कराया जाता है। यह देखकर डॉक्टर बहुत गुस्से में थी, मगर नैना की हालत देखकर भी दुखी थी और उसने इलाज शुरू किया। डॉक्टर कहने लगी, खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, कम से कम 2 बोतल खून चाहिए सुबह से पहले, वरना बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब खून कौन देगा?
पंकज कहने लगा, मैंने तो शराब पी रखी है। जेठ जी ने चिंता से अपनी माँ से कहा और सभी लोगों को फ़ोन करके नैना की हालत और खून की ज़रूरत से जो अवगत कराया गया। हालत बिगड़ती देखकर नैना के मायके भी फ़ोन कर दिया गया और आखिर में नैना के मंझले नंदोई ने उसे खून दिया। सुबह होते होते नैना का भाई भी पहुंच गया और एक बोतल खून फिर उसने दिया। नैना की हालत देखकर उसके भाई को बहुत दुख हुआ। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार वो अपनी दीदी से ही करता था। 2 दिन बाद दिवाली होने की वजह से डॉक्टर ने नैना को अस्पताल से घर भेज दिया, पर हिदायत के साथ कि नैना अब कुछ दिनों तक सिर्फ आराम करेगी। नैना के भाई ने भी इस बार दिवाली दीदी के साथ करने की ठान ली। जहाँ घर के सारे सदस्य सिर्फ चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, वहीं नैना का भाई अनुज उसका ध्यान रखने लगा। दीदी को समय से दवाइयाँ देना, जाके खाने पीने नहाने सारे इंतजाम वह खुद करने लगा। भाई के आने से नैना की दिवाली रोशन हो गई। भाई दूज पर बहन ने टीका किया और उपहार में उसे एक मोबाइल दिया उसके भाई ने। पर नैना कहने लगी, भाई मुझे मोबाइल रखने की इजाज़त कहाँ है। तब वह कहने लगा, आपको अब किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है दीदी। मैं उस दिन नहीं बोल पाया, पर आज ये फ़ोन मैं खुद दे रहा हूँ आपको। कम से कम आपका हाल चाल तो पता चलता रहेगा। और हाँ दीदी, अगर आपको नौकरी मिलती है तो आप ज़रूर कीजिए, अब मैं आपके साथ हूँ। अगर घर में किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बात करें और मुझसे करें, बाद में दीदी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। घर के सब लोग उसकी बात चुपचाप सुनते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन नैना का भाई वापस चला गया। नैना के पास स्कूल के किसी भी सदस्य का नंबर नहीं था। उसने सोचा स्कूल जाकर प्रिंसिपल मैम से मिलूंगी, पर तबीयत खराब होने की वजह से वो जा नहीं पाई। खैर सासू माँ चुनाव हार गईं और उसका पूरा गुस्सा अक्सर नैना पर निकलने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। नैना को कहीं बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। घर पर अखबार आना बंद करवा दिया था। अखबार अब दुकान पर आता था और वहीं से रद्दी में चला जाता था। बाहरी दुनिया से एक बार फिर सारे संपर्क नैना के टूट चुके थे। इसी बीच नैना के बचपन की सहेली सीवी उसके भाई के साथ उससे मिलने उसके ससुराल पहुंची। नैना को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद वो सीवी से मिल रही है। तो सीवी ने नैना से कहा, मैंने कहा था ना कि मैं आपसे मिलकर खुश हो जाएगी नैना। नैना के भाई ने सीवी और नैना को खुश देखकर कहा, देख ना हमारी दोस्ती सच्ची थी, इसलिए अनुज मुझे जबलपुर स्टेशन पर मिल गया। सीवी कहने लगी, तेरे बारे में पता किया और आ गई मैं इसके साथ उससे मिलने। सीवी खुशी से चहकते हुए कह रही थी। नैना कहने लगी, सच में मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि तू मेरे घर आई है। बहुत खुशी हुई तुझसे मिलने के बाद, सालों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगले दिन अनुज वापस चला गया और सीवी रह गई नैना के साथ कुछ समय बिताने के लिए। सासू माँ मनी मन तो खुश नहीं थी, पर कुछ कहा भी नहीं। अगले दिन सीवी ने नैना की सास को कहा कि उसकी मौसी यहीं रहती है, तो वो नैना के साथ मिलने जाना चाहती है। उन्होंने भी ना चाहते हुए हामी भर दी। दोनों सहेलियां निकल गईं मौसी के घर और नैना से कहने लगी, सीवी तूने कभी बताया नहीं। सीवी, नैना ने पूछा, सीवी से तेरी कोई मौसी भी है और वो यहाँ रहती है? तब सीवी बोली, होगी तो बताऊंगी ना। तो नैना बोली, मतलब तूने झूठ बोला? सीवी बोली, हाँ, तो तेरे साथ अकेले में समय ही नहीं मिल रहा था। इतने सालों बाद मिले हैं और नपे तुले शब्दों में बात हो रही है। अच्छा सुन नैना, सबसे पहले तेरे स्कूल चलेंगे, तेरी जॉब की फिर से बात करने, फिर मूवी चलेंगे। सीवी ने नैना को अपना पूरा प्लान बताया। मूवी? नैना चौंकते हुए कहने लगी, घर वालों को पता चल गया ना तो सीवी कहने लगी, चल तेरे घर वाले कोई अंतर्यामी हैं क्या? और अगर हैं तो इस बार उनका सीवी से पाला पड़ा है। नैना को आंखें मारते हुए सीवी ने चुटकी काटी। पर जय तो वो तो घर पर जाकर बता देगा ना, नैना कहने लगी। तो सीवी बोली, तू भी कितने सवाल करती है, रिलैक्स, मैं हूँ ना। जय बेटा, सीवी कहने लगी, आपको पता हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मेरी मौसी के घर, और ना उनके यहाँ बहुत बड़ा वाला टीवी है, उसमें हम ना उसकी शादी की सीढ़ी देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? जय ने मासूमियत से कहा, शादी की सीढ़ी। अब जय भी खुश था और सीवी मुस्कुराते हुए नैना से कहने लगी, चल अब चलते हैं। नैना कहने लगी हंसकर, तो बिल्कुल नहीं बदली सीवी। स्कूल जाकर पता चला कि पारुल मैम लखनऊ गई हुई हैं। कोई बहुत अच्छे स्कूल में उनका चयन हो गया है। उन दोनों को थोड़ा निराशा हुई, पर वो अपना दिन खराब नहीं करना चाहते थे। पहुंच गए मूवी देखने सिनेमा हॉल।
शाम को दोनों वापस आई तो खुश थी। बहुत दिनों बाद नैना खुश थी। 2 दिन बाद सीवी वापस चली गई और नैना को रिचार्ज करके गई। सीवी को पता था कि अब नैना अपनी जंग लड़ने के लिए तैयार है और आगे उसे नौकरी के लिए भी उसे पूरी तरह से वो समझा कर गई थी कि नैना हौसले से काम लेना। नैना बहुत खुश थी कि एक बार फिर जिंदगी की रेलगाड़ी पटरी पर आने लगी है। उसे खुशी इस बात की भी थी कम से कम जय के छोटे